हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सुवर्ण शेखर, आप सभी का स्वागत करता हूं काइनेमेटिक्स के पहले वीडियो लेक्चर में। पिछले सेशन में हम लोग अपना बेसिक मैथमेटिक्स वाला सेक्शन था उसको समाप्त किए थे और इंटीग्रेशन उसका एप्लीकेशन देखे थे। आज हम लोग काइनेमेटिक्स का पहला लेक्चर लेके आए हैं, है ना, जिसमें हम लोग बातें करने वाले हैं मोशन के बेसिक्स के बारे में। ठीक है, सो आप बताइए, 9th क्लास के आधार पर भी हम लोग मोशन के बारे में जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल अपना पोजीशन किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो हम कहते हैं द पार्टिकल इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, एंड इफ अ पार्टिकल डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एनी गिवन पॉइंट then particle is said to be at rest with respect to that point। तो ये बेसिक बात को ही हम लोग आधार मानते हुए चैप्टर में पढ़ेंगे। मोशन और रेस्ट को ज़्यादा डिफाइन करने जा नहीं रहे हैं इसमें हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन क्या होता है बताइए, हमको मालूम चल गया। अगर कोई पार्टिकल वाला पोजीशन चेंज कर रहा है, आप सोच के देखिए आपके सराउंडिंग में ऐसे कितने पार्टिकल हैं जो अपना कितने से चीज है जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ बाइक आप कह सकते हैं। रोड पर अगर बाइक मूव कर रहा है वो भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। कार मूव कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। एरोप्लेन हवा के अंदर मूव कर रहा है, वो भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। यस और नो, है ना। फैन घूम रहा है तो उसका भी डायना अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो बहुत सारे मोशन आपके सराउंडिंग में हो रहे हैं। नॉट एट द टेरेस्ट्रियल लेवल, यू कैन सी एट द सेलेस्टियल लेवल ऑल्सो, है ना। एक हमारा अर्थ है, प्लानेट है, वो सन के चारों तरफ घूम रहा है। सन भी है, पूरा गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है। पूरा गैलेक्सी सुपर गैलेक्सी के सेंटर में घूम रहा है। मतलब हर सब कुछ मोशन में है। ये सो नो, सेलेस्टियल लेवल पर भी, इतने विकराल रूप पर भी आपका वो चीज़ मोशन में है। अंडरस्टैंडिंग, नॉट एट द सेलेस्टियल लेवल, नॉट एट द टेरेस्ट्रियल लेवल, बट ऑल्सो एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। आप सोच के देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये सब कहानी हमारे सराउंडिंग में। नॉट ओनली एट द सराउंडिंग, हमारे शरीर के अंदर भी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारा हाथ मूव कर रहा है, हमारा जॉ मूव कर रहा है, मेरा टंग मूव कर रहा है। आप यहाँ हाथ लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि योर हार्ट इज बीटिंग। आपके नर्व के अंदर भी पल्स देख सकते हैं, वहाँ भी आपको मूवमेंट महसूस होगा, ब्लड मूव कर रहे हैं। ये सब तो तरह तरह के मूवमेंट हमारे शरीर के बाहर ही नहीं, शरीर के अंदर भी मूवमेंट है। सो इतने तरह के मोशन परफॉर्म हो रहे हैं हमारे अंदर और हमारे चारों तरफ। ठीक है, लेकिन आपको पता है इतने वैरायटी ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने वाला जो नियम होता है ना, वो बहुत ही सम सेट ऑफ रूल्स हैं। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही कुछ ही अमाउंट में रूल्स हैं, है ना, जो इन सारे वैरायटी ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इन सेट ऑफ रूल का स्टडी जो इतने वेराइटी ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करेगा, दैट स्टडी इज कॉल्ड द मैकेनिक्स। ओके, सो आपसे कोई पूछे व्हाट इज मैकेनिक्स, तो आप कहेंगे मैकेनिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स होता है जिसमें हम लोग उन छोटे छोटे नियमों को एक्सप्लेन करते हैं, उन छोटे छोटे नियमों के बारे में पढ़ते हैं जो इतने वेराइटी ऑफ मोशन को गवर्न करने वाला है। यस और नो। सो आपसे कोई कहे कि डिफाइन मैकेनिक्स, ओके, मैकेनिक्स क्या होता है, व्हाट इज मैकेनिक्स, आप कहेंगे ये क्या है, ये है स्टडी ऑफ क्या, मोशन, है ना, एंड इट्स, है ना, गवर्निंग लॉज। उस नियम का स्टडी है और साथ में मोशन का स्टडी है। ये क्या कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है। ठीक है ना, कुछ सेट ऑफ रूल का स्टडी होगा जो सारे वैरायटी ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करेगा। अब चूंकि इतने वैरायटी ऑफ मोशन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको मैकेनिक्स को अलग अलग क्लासिफाई करके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वैरायटी ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ मोशन है। तो आप सोचिए वो सब एक साथ पढ़ना तो मुश्किल है, इसलिए उसको आसानी से पढ़ने के लिए उसका क्लासिफिकेशन बनाया गया। ठीक है, तो आपका जो ये मैकेनिक्स है, ये मैकेनिक्स 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट इसमें कहलाता है क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, दूसरा इसमें कहलाता है यस क्वांटम मैकेनिक्स, राइट। तीसरा इसमें कहलाता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, और चौथा इसमें कहलाता है आपका क्वांटम फील्ड थ्योरी। ओके, इतने सारे आपके मैकेनिक्स हैं, राइट। सो एक एक करके हम लोग एकदम ब्रीफली इसको देख लेते हैं कि होता क्या है। शॉर्टकट में देखेंगे क्या चीज़ है ये, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम एक ही साथ एक चार्ट बना रहे हैं, उसमें आपके सारे के सारे आपके टाइप ऑफ मैकेनिक्स डिस्कस हो जाएंगे। बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाने वाले हैं। ओके, बस ओवरव्यू आपका चलेगा। देखिए ध्यान से, हम एक चार्ट बना रहे हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ लिख रहे हैं मैकेनिक्स, है ना, इस साइड को हम लिख रहे हैं साइज ऑफ पार्टिकल, ओके, ग्रेटर देन 10⁻⁹, और इधर लिख रहे हैं साइज ऑफ
पार्टिकल, यस, लेस देन 10 टू द पावर -9। इधर हम लोग लिख रहे हैं स्पीड ऑफ पार्टिकल वेरी 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 लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड से क्या है, बहुत छोटा है, ये सब मीटर पर सेकेंड में। और यहाँ पर इस साइड ले रहे हैं स्पीड जो है वो कंपेरेबल है टू दी 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, ओके। इस रीजन में हम लोग लिख रहे हैं यहाँ लिख रहे हैं क्या चीज, क्लासिकल मैकेनिक्स, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, और यहाँ लिख रहे हैं हम लोग क्वांटम फील्ड थ्योरी। अब देखिए इस चार्ट से आपको कितना जल्दी से सारा का सारा मोशन का ओवरव्यू मिलने वाला है। यहाँ देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स किस चीज का स्टडी हुआ, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम उस पार्टिकल के मोशन का स्टडी करते हैं। यस, देखिए तो ये किस साइड है, इस साइड मतलब जिसका पार्टिकल साइज 10 की पावर -9 मीटर से बड़ा होता हो और उसका जो स्पीड हो वो लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम हो। फॉर एग्जांपल आप देखिए मेरा हैंड का मूवमेंट, तो हैंड का साइज देखिए 10 की पावर -9 से तो बड़ा ही है, काफी बड़ा है ना, और इसका मूवमेंट जो इसका स्पीड भी है जो लाइट के कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है। यस और नो, तो इस हैंड मूवमेंट का स्टडी कहाँ किया जाएगा, डेफिनेटली क्लासिकल मैकेनिक्स में। कोई बाइक चल रहा है रोड के ऊपर, तो सोचिए बाइक का साइज भी बड़ा है, ठीक ठाक है, यस और नो, जो आपकी आंख से दिखता है भाई साहब, राइट, और उसका जो स्पीड भी है वो लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो डेफिनेटली उसका भी स्टडी कहाँ होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स में। एरोप्लेन जा रहा है, उसका भी स्टडी कहाँ होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स में, है ना। अगर आपको अर्थ मूव कर रहा है सन के चारों तरफ, राइट, तो अर्थ का स्टडी क्या, अर्थ के मोशन का स्टडी क्या होगा, डेफिनेटली वो क्लासिकल मैकेनिक्स होगा, क्योंकि साइज भी बड़ा है, काफी बड़ा है अर्थ, है ना, और उसका स्पीड भी लाइट के कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है। तो ऐसा मोशन, ऐसे पार्टिकल के मोशन का स्टडी कहाँ किया जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या चीज, पार्टिकल साइज भी ठीक ठाक होगा, आंख से दिख रहा होगा, ओके, और स्पीड उसका लाइट के स्पीड से बहुत कम होगा। मतलब हमारे टेरेस्ट्रियल लेवल जितने भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उन सब का स्टडी कहाँ होगा, डेफिनेटली क्लासिकल मैकेनिक्स में होगा, राइट और रॉन्ग। अगला है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स किस रीजन में देखें तो इसमें उस पार्टिकल का स्टडी होगा जिसका साइज 10 टू द पावर -9 से छोटा हो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का साइज डेफिनेटली 10 की पावर -9 से बहुत छोटा है, एटॉमिक लेवल पर चले गए हम लोग, ये सब नो। अल्फा पार्टिकल का साइज देख लो, वो भी 10 की पावर -9 से बहुत छोटा है, राइट और रॉन्ग, है ना। और उसका स्पीड जो है वो स्पीड भी लाइट के कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा है, माइन्यूट पार्टिकल है, और वो लाइट के स्पीड से नहीं बल्कि लाइट से बहुत कम स्पीड से घूम रहा है, ओके। तो ये स्टडी कहाँ कहलाएगा, डेफिनेटली क्वांटम मैकेनिक्स कहलाएगा। अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है तो डेफिनेटली लाइट के स्पीड से तो मूव नहीं कर रहा होगा, उससे कम स्पीड से मूव कर रहा होगा, राइट, और साइज भी बहुत कम है, तो ऐसा पार्टिकल का मूवमेंट कहाँ स्टडी किया जाएगा, यस, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर में। कोई आपसे पूछे व्हाट इज रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स, तो देखिए किस रीजन में है, साइज बड़ा होना चाहिए और स्पीड लाइट के कंपेरेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई हमको उठाकर फेंक दे, है ना, लाइट की स्पीड से, तो सोच के देखिए मेरा साइज भी ठीक ठाक है, बड़ा साइज है, यस, और मेरा स्पीड भी लाइट के कंपेरेबल हो गया, तो मेरा उस समय मेरे मूवमेंट का स्टडी कौन सा मैकेनिक्स में किया जाएगा, रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स, ठीक है। उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स अपने हाथ खड़े कर लेता है, कहता है कि नहीं उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जिसका स्पीड लाइट के कंपेरेबल है उसके मोशन का स्टडी हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं कर सकते हैं, हम लोग को रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, ओके। और अगला क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी, सॉरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या होता है, तो कह रहा है देखिए तो पार्टिकल साइज बहुत छोटा होना चाहिए और स्पीड भी लाइट के कंपेरेबल होना चाहिए, ऐसा कोई चीज हो सकता है क्या, यस, फोटॉन। आप फोटॉन को देखिए, जितना छोटा से छोटा इमेजिन कर सको आप उतना छोटा इमेजिन करो उसको, राइट, तो वो पार्टिकल साइज बहुत छोटा है और उसका स्पीड देख रहे हैं बिल्कुल लाइट के बराबर ही है, असल में वो स्ट्रीम, उसके उसी का स्ट्रीम ही तो लाइट कहलाता है, राइट और रॉन्ग। तो फोटॉन का स्टडी कहाँ होगा, डेफिनेटली क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर किया जाएगा। तो आपको एक एक करके सारे मैकेनिक्स क्लियर हो गए होंगे एकदम एक बार में, यस। क्लासिकल मैकेनिक्स जल्दी बोलिए, पार्टिकल साइज बड़ा और स्पीड बहुत कम, मतलब टेरेस्ट्रियल लेवल पर जो चीजें हैपन हो रही हैं उसका स्टडी। क्वांटम में क्या होगा, पार्टिकल साइज छोटा लेकिन स्पीड बहुत कम, साइज भी छोटा स्पीड भी बहुत कम, तो उसका स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का स्टडी, अल्फा पार्टिकल के मूवमेंट का स्टडी, ये सब क्या आएगा, क्वांटम मैकेनिक्स में। रिलेटिविस्टिक्स में बड़ा साइज होना चाहिए और स्पीड, है ना, डायमेंशनल होना चाहिए, राइट, और उसका स्पीड क्या होना चाहिए, लाइट कंपेरेबल। फॉर एग्जांपल कोई हमको फेंक दे या फिर आपको चेयर को उठा करके आप फेंक दिए उधर की तरफ, राइट, तो उसका स्टडी क्या होगा, साइज भी बड़ा है और स्पीड लाइट कंपेरेबल है, तो उसका स्टडी कहाँ किया जाएगा, यस, रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स में। और क्वांटम फील्ड थ्योरी, साइज भी छोटा
स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, जैसे फोटोन हो गए, उसका स्टडी क्या होगा, क्वांटम फील्ड थ्योरी, राइट। तो इतने सारे आपके मैकेनिक्स के टाइप हैं। इसमें जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, इस क्लासिकल मैकेनिक्स पर हम लोग विचार करने वाले। 11th क्लास में सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स होगा, 12th क्लास में जब जाएंगे तो थोड़ा बहुत इस सब के बारे में हल्का हल्का, बहुत डिटेल नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का आपको नाम सुनाया जाए कि ऐसा भी कुछ होता है ना, बिल्कुल बेसिक बातें इसके बारे में की जाएंगी। बट 11th क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स पर टिके रहेंगे, राइट। पूरा का पूरा 11th ही क्लासिकल मैकेनिक्स है, राइट। इस क्लासिकल मैकेनिक्स को हम लोग, है ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यस, न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। ऐसा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो नियम है ना, उस नियम में महत्वपूर्ण योगदान न्यूटन साहब का है। आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में जितने भी आपको नियम दिखाई देंगे ना, उसमें ज्यादातर नियम, है ना, न्यूटन के नियम के आधार पर होते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द योगदान इसमें न्यूटन का है, इसलिए इस क्लासिकल मैकेनिक्स को हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, राइट। और अब इस क्लासिकल मैकेनिक्स का फिर टाइप है ना। इस क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग जो मोशन का स्टडी करेंगे वो दो पार्ट में बांट के करेंगे। एक करेंगे क्या, मोशन का तो स्टडी करेंगे, क्या करेंगे, मोशन का स्टडी तो होगा, है ना, विदाउट कॉज, उसमें किसी कारण के बारे में नहीं जानेंगे हम लोग कि भाई मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा होगा, तो फोर्स लगने के कारण भाई मोशन हो रहा होगा, तो उस फोर्स के बारे में स्टडी नहीं होगा। मोशन किस कारण से हुआ है, किस कारण से मोशन क्रिएट हुआ है, कोई बॉडी क्यों मूवमेंट करना शुरू किया है, इस क्यों पर विचार नहीं करते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ मोशन में विचार करते हैं, राइट, सॉरी। और एक मोशन का कैटेगरी वो होता है, एक स्टडी ऐसे करते हैं जिसमें मोशन के बारे में भी स्टडी करते हैं और साथ में, है ना, दूसरा कैटेगरी क्या है, इसमें मोशन के बारे में भी स्टडी होगा प्लस साथ में वो किस कारण से क्रिएट हुआ है मोशन, उसके बारे में भी स्टडी होगा। फॉर एग्जांपल फोर्स, है ना, फॉर एग्जांपल मोमेंटम, तो ये सब चीज के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो एक होगा मोशन का स्टडी विदाउट कॉज, क्यों आया भाई, उससे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे मोशन है, उसका कुछ स्पीड होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा, बस इतना, उसके सिर्फ पैरामीटर्स। यस, इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर ऑफ मोशन पे विचार होगा, मोशन के कॉज पे विचार हम लोग नहीं करेंगे। और एक स्टडी में क्या होगा, मोशन विथ कॉज विचार होगा। तो वैसा मोशन का स्टडी जिसमें बिना कारण जाने हम लोग मोशन का स्टडी करते हैं और सिर्फ उसके पैरामीटर्स को हैंडल करते हैं, ओके, ऐसा स्टडी ऑफ मोशन कहलाता है काइनेमेटिक्स। यस और नो। और वैसा मोशन का स्टडी जिसमें कॉज के साथ मोशन को स्टडी करते हैं, ऐसा मोशन कहलाता है, यस, क्या, डायनेमिक्स। आर यू गेटिंग, है ना। तो काइनेमेटिक्स क्या चीज हुआ, काइनेमेटिक्स हुआ स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज, बिना कारण जाने हम लोग कि मोशन क्यों पैदा हुआ, उसका बिना कारण जाने हम लोग मोशन का स्टडी करते हैं। उसमें क्या होगा, मोशन के सिर्फ पैरामीटर्स पे विचार होंगे, राइट, कॉज पे विचार नहीं होगा। और डायनेमिक्स में क्या होगा, तो मोशन का स्टडी भी होगा साथ में कॉज, कॉज मतलब फोर्स लगा होगा इसलिए एक्सेलरेशन हुआ होगा, इसमें एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्यों हुआ होगा, वो डायनेमिक्स है। ओके, तो ये है हमारा चैप्टर काइनेमेटिक्स। आपको समझ में आया हम लोग कहां पर है। मैकेनिक्स के अंदर चार टाइप में न्यूटोनियन मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर भी दो टाइप, एक कारण जानते हुए, एक कारण बिना जानते हुए, और इसमें सिर्फ पैरामीटर पर डिस्कशन होगा, ये कहलाता है कैसी काइनेमेटिक्स। और ये हमारा चैप्टर है 11th क्लास का, ये वाला मोशन वाला, राइट और रॉन्ग। तो अब पूछे व्हाट इज काइनेमेटिक्स, तो आप कहेंगे वैसा मोशन का स्टडी जिसमें मोशन के सिर्फ पैरामीटर के बारे में डिस्कशन होंगी बट उसके कारण के बारे में कोई डिस्कस नहीं होगा, फोर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, ऐसा स्टडी मोशन का क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है। एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर चैप्टर। आर यू गेटिंग, ये क्लासिफिकेशन है, आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग काइनेमेटिक्स के जो पहला टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर के अंदर उसको विचार करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपका अगला टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखिए ध्यान से, मान लीजिए एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। मान लीजिए यहाँ पर एक कार्ट है, ओके, इस कार्ट पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक, और इसी कार्ट पर एक आदमी खड़ा है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, और एक और आदमी को हम खड़ा कराए हुए हैं यहाँ जमीन पर, ठीक है, इस नीचे वाले आदमी से, और ये कार्ट आगे तरफ मूव कर रहा है, ठीक। तो इस नीचे वाले आदमी से पूछा गया, ऐ आदमी जरा तुम बताओ इस बक्सा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो कहेगा बक्सा के बारे में क्या ख्याल होगा, पूरा का पूरा बॉक्स, ये कार्ट मूव कर रहा है तो बॉक्स भी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, मतलब पूरा कार्ट पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब बॉक्स भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है मेरे हिसाब से। तो ये कहेगा क्या चीज है, बॉक्स इन मोशन,
इसका आंसर क्या होगा? बॉक्स के बारे में क्या ख्याल है, इसे पूछा गया तो ये क्या कहेगा? बॉक्स इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मी, सो बॉक्स इज इन मोशन। क्यों क्यों कह रहा है मोशन में? बिकॉज ये कह रहा है बॉक्स, यस, चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मी, सो बॉक्स इज इन क्या? मोशन। और इससे पूछा गया भैया तू बता, तेरे क्या ख्याल है बॉक्स के बारे में, बताओ आदमी। तो ये आदमी कह रहा है क्या चीज? बॉक्स तो हमारे सामने ही पड़ा हुआ है। बॉक्स मान लीजिए पहले दिल्ली में था और थोड़ी देर के बाद मालूम चला कार्ड घूमते घूमते मुंबई पहुंच गया। काफी लॉन्ग जर्नी है ना। फिर भी ये आदमी कह रहा है कि भैया हम चलते चलते हम तो दिल्ली से मुंबई आ गए, लेकिन फिर भी बॉक्स मेरे सामने के सामने ही है। मतलब बॉक्स इज नॉट चेंजिंग पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू मी, सो बक्सा इज एट रेस्ट। इसका कहना है क्या चीज? कहना है बॉक्स इज एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि बॉक्स इसके हिसाब से अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। ठीक, तो देखिए सही, यहां पर एक बात बताइए आप हमको, एक ही बक्सा है, ठीक है, और उस बक्सा के बारे में दो आदमी दो अलग अलग विचार प्रस्तुत कर रहा है। ये कह रहा है कि भैया बक्सा मूव कर रहा है, और ये आदमी कह रहा है कि भैया बक्सा रेस्ट पर है ना। बक्सा तो एक ही है, ये दो अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? क्या दोनों आदमी में से कोई एक आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, आदमी झूठ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सच बोल रहा है। अगर आप अपने आप को भी वहां रख के देखेंगे तो आप यही आंसर करेंगे, आपको भी लगेगा कि बक्सा नहीं चल रहा है, क्योंकि बक्सा आपके हिसाब से पोजीशन चेंज करेगा नहीं, तो आप कहेंगे बक्सा इज एट रेस्ट, है ना। तो अपने आप को रख के देखिए, आपको मालूम चलेगा वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। तो अगर आदमी झूठ नहीं बोल रहा है तो एक ही बक्सा के लिए दो तरह के आंसर क्यों निकल रहे हैं भैया? कोई एक ही खास आंसर होना चाहिए, नहीं दो तरह का बात क्यों बोल रहा है एक ही बक्सा के बारे में लोग? प्रॉब्लम कहाँ है? झूठ तो बोल नहीं रहा आदमी, प्रॉब्लम कहाँ है? ओके, तो जब आप प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा, है ना, कि ये जो बक्सा के लिए दो तरह का जो आंसर आ रहा है वो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है उस पॉइंट में जहां से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम उस पॉइंट का है जहां से आप मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। आदमी का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आदमी झूठ नहीं बोल रहा, सब सच बोल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उस पॉइंट में जहां से मोशन को क्या किया जा रहा है? ऑब्जर्व किया जा रहा है। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं अच्छा मतलब पॉइंट अगर बदल जाएगा तो मोशन का आंसर बदल जाएगा। ओके, बिल्कुल सही बात है। अगर आपका पॉइंट बदल जाए, जहां से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो पॉइंट चेंज हो जाए, कहीं और चला जाए, तो वही बॉडी हो सकता है आपको रेस्ट में दिखाई दे, है ना। और पॉइंट ऑब्जर्वेशन चेंज करके आप नीचे चले आए, नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हो सकता है वही बॉडी आपको मोशन में दिखाई दे, है ना। यानी कि किसी भी बॉडी को के मोशन और रेस्ट के स्टेट को डिफाइन करने के लिए, है ना, जिस पॉइंट से मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। यस और नो? क्योंकि अगर वो पॉइंट का अगर आप ख्याल नहीं रखिएगा तो आप इसके बारे में ठीक से बता नहीं पाइएगा कि मोशन में कि रेस्ट में। कोई बोलेगा मोशन में, कोई बोलेगा रेस्ट में। यस और नो? तो आपको उस बिंदु का जरूर ख्याल रखना है जहां से मोशन ऑब्जर्व किया जा रहा है। ओके, तो कभी भी कोई भी ऐसा पॉइंट जहां से किसी बॉडी के किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रीड किया जाता है ना, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्या कहा जाता है इसको? हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो आप बताइए पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो बिंदु है जहां से किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है? वह पॉइंट है ना, क्या होगा? जहां से किसी बॉडी के मोशन को, है ना, रीड किया जाएगा, रीड किया जाएगा। ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब आप बताइए ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को बताने के लिए ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये पॉइंट का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, है ना। तो व्हाट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस? जहां से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रीड किया जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बिना आप ना रेस्ट बता पाइएगा ना मोशन बता पाइएगा। आर यू गेटिंग? अब हमको समझ में आ गया, अच्छा समझ में आ गया पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को ही पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं, राइट। अब कहानी है कि अगर आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर खड़े हैं और मोशन को रीड करने जा रहे हैं, रैपिडिटी बताना है, स्पीड बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, वेलोसिटी बताना है, यू नीड टू मेजर द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यू ऑल्सो नीड टू मेजर द टाइम। यस और नो? कितने टाइम में कितना पोजीशन चेंज हो रहा है, कितना उसका वेलोसिटी बनेगा, राइट और रॉन्ग। तो ये सब हमको मेजर करना पड़ेगा, और उस सब मेजर करने के लिए डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पोजीशन मापने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, टाइम मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तभी तो आप मोशन को डील कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट और रॉन्ग।
तो पोजीशन को मापने के लिए हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, यस और नो। तो अगर इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस में, पॉइंट ऑफ रेफरेंस को अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रोवाइड कर दिया जाए, क्यों, ताकि वहां पर जो आदमी खड़ा है वो किसी पार्टिकुलर पोजीशन को मेजर कर सके, उसके लिए उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। तो हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर कोऑर्डिनेट एक्सिस डाल दिया कि भाई पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिए लो, तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लो। काहे के लिए कि तुम्हारे पास जब तू कोई आदमी आएगा ना तो उसको पोजीशन बताने में मदद करना। और साथ में इसको एक क्लॉक भी प्रोवाइड कर दिया गया इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस को, ताकि ये जो आदमी यहाँ पर खड़ा होगा उसको समय मापने में मदद मिले, तभी ना वो रैपिडिटी को एक्सप्लेन कर पाएगा, स्पीड बता पाएगा, वेलोसिटी बता पाएगा। ठीक है, तो जब भी हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस को कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रोवाइड कर देते हैं, क्लॉक प्रोवाइड कर देते हैं, काहे के लिए, ताकि किसी पार्टिकल के पोजीशन और उसके टाइम को मेजर किया जा सके, ताकि उसके रैपिडिटी को दर्शाया जा सके। ठीक है, तो जब भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये क्लॉक प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो ये जो नया सिस्टम बन के निकलता है, पूरा सिस्टम कहलाता है आपका क्या चीज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस, बताइए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम है जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस और क्लॉक पड़े हुए हैं, है ना, जो आप काहे के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया गया, क्लॉक दिया गया, ताकि इससे आप पोजीशन मेजर कर सकें और इससे आप टाइम मेजर कर सकें, ताकि आप स्पीड और वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर सकें। राइट और रॉन्ग। तो ये पूरा संपूर्ण सिस्टम क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, वो फ्रेम जहां से आप किसी मोशन को एक्सप्लेन करेंगे। उसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, क्लॉक होगा, ताकि पोजीशन और समय को एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस समझ में आया, जहां से मोशन ऑब्जर्व होगा, और उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर ये पूरा सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाए इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस को, तो ये पूरा संपूर्ण सिस्टम क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। आर यू गेटिंग? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कह रहा है कि ये दो टाइप का होता है। जैसे पहला होता है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होता है हमारे पास क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम। दो तरह के फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इस इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के डेप्थ में हम नहीं जाने वाले हैं। जो हमारा अगला चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें हम लोग इस इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के बारे में खूब डिटेल बात करेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ जानिए कि दो टाइप का होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जो एक्सेलरेटेड नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं इसमें न्यूटन के नियम आसानी से वैलिड होते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जो एक्सेलरेटेड होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उसमें न्यूटन के नियम उतने एक्यूरेटली काम नहीं करते हैं, तो फिर हम लोग को सूडो फोर्स वगैरह का कंसेप्ट लगाना पड़ता है। राइट, तो ये दो टाइप के आपके इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। सिर्फ नाम सुन लीजिए, अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसको। तो आप समझ में आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है ना। आप जल्दी से नोट करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। इसी से मोशन और रेस्ट डिफाइन होता है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आपके लिए टाइप्स ऑफ मोशन लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा टाइप ऑफ मोशन को। ज्यादा डिटेल में नहीं आने वाले हैं, बिल्कुल 9th का बेसिक्स ही चलेगा आपका, है ना। ओवरव्यू बस रहेगा यहाँ पर। देखिए सबसे पहला टाइप्स ऑफ मोशन में पहला टाइप है आपका लीनियर मोशन, ओके, या फिर आप इसको कह लीजिए, है ना, ट्रांसलेटरी मोशन। ये पहला मोशन का आपका कैटेगरी है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है लीनियर मोशन के बारे में। कहता है कि कोई पार्टिकल इस तरह से मूव करे, कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे कि उस पर जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट हैं उन सभी का डिस्प्लेसमेंट, सभी पॉइंट जितने प्रेजेंट हो, सभी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल होता हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए मार्कर है, तो ये मार्कर इस तरह से चले कि देखिए ध्यान से, इस पॉइंट का जितना आगे बढ़े ये भी पॉइंट उतना ही आगे बढ़े, ऐसे। तो इस तरह का मोशन लीनियर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, अगर ये मार्कर है, सोच के देखिए क्या होगा। ये जितना आगे बढ़ रहा है, मान लीजिए कि ये इतना आगे बढ़ गया, तो इतना ही इस पॉइंट जितना आगे बढ़ा है उतना ही आप इस पॉइंट को भी आगे बढ़ाइए, इतना आगे बढ़ाइए इसको। ठीक है, तो आपका मार्कर कहाँ पहुंच जाएगा, आपका मार्कर यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। और ऐसा करने से क्या होगा, सोच के देखिए, ऐसा करने से इस मार्कर का ओरिएंटेशन नहीं बदलेगा। अगर मान लीजिए ये पॉइंट कम चलता है, ये पॉइंट ज्यादा चल जाए, फॉर एग्जांपल देखिए तिरछा मार्कर है, यस, अगर ये पॉइंट थोड़ा सा मूव करे, इतना मूव किया, और ये पॉइंट ज्यादा मूव कर जाए, तो डेफिनेटली मार्कर का ओरिएंटेशन देखिए, तो पहले ये उधर की तरफ पॉइंट किया करता था, अब ये इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट के ज्यादा कम चलने से क्या हो रहा है, मार्कर का ओरिएंटेशन बदल रहा है, यस और नो। तो इस तरह का मोशन लीनियर मोशन नहीं कहलाता है। तो हम कह सकते हैं अच्छा, एक और तरह से हम लीनियर मोशन को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई बॉडी इस तरह से मूव करे कि वो विदाउट बदले ओरिएंटेशन, है ना, बिना ओरिएंटेशन बदले मूव करे, है ना, तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है, लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए ये मार्कर बिल्कुल सीधा है ऐसे,
ऐसे आगे बढ़ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर इस तरह से। तो देख रहे हैं मार्कर हमेशा पॉइंटिंग अपवर्ड है विदाउट चेंजिंग ओरिएंटेशन। कभी ये ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, हमेशा एक ही ओरिएंटेशन में और आगे बढ़ रहा है स्ट्रेट पाथ पर। तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर मोशन कहलाएगा। ठीक उसी तरह से ये मार्कर कल को देखिए, मार्कर बिल्कुल अपवर्ड है, यस बिल्कुल ऊपर की तरफ पॉइंटिंग है। तो मार्कर थोड़ा देर में यहां चला गया, फिर मार्कर यहां चला आया, फिर मार्कर यहां आ गया, ओके, फिर मार्कर यहां चला गया। तो आप देख रहे हैं मार्कर हमेशा जब चल रहा है ना, तो चल रहा है बिल्कुल आर्बिट्ररी पाथ पर, कहीं भी मूव कर रहा है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर नहीं, कहीं भी मूव कर रहा है। लेकिन मोशन के दौरान हो क्या रहा है, ये हमेशा पॉइंटिंग अपवर्ड है, यस और नो, हमेशा पॉइंट, कभी भी ओरिएंटेशन अपना नहीं बदला है। ठीक है, तो ऐसा मोशन भी क्या कहलाता है? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है या फिर लीनियर मोशन कहलाता है। ठीक है, तो आप सोचेंगे सर ये तो पाथ लीनियर है नहीं, तो लीनियर क्यों कह रहे हैं? असल में लीनियर पाथ को देखकर नहीं बताया जाता है। लीनियर देखिए यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर जो लीनियर मोशन हो रहा है, इसको दुनिया वाले रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब वैसा लीनियर मोशन जो स्ट्रेट पाथ पर हो, उसको रेक्टिलिनियर। और ये भी लीनियर मोशन है लेकिन कर्व पाथ पर हो रहा है, इसलिए दुनिया वाले इसको, है ना, कर्वी लीनियर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? लीनियर है लेकिन कर्व पाथ पर। देखिए तो नाम बदल दिया, बढ़िया बढ़िया नाम रखा हुआ, कर्व भी और लीनियर भी, है ना। कर्वी लीनियर मतलब लीनियर मोशन हो रहा है लेकिन वो कर्व पाथ पर हो रहा है, इसलिए क्या रहता है? कर्वी लीनियर मोशन। आर यू गेटिंग? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेशन मतलब विदाउट रोटेशन, सिर्फ आगे बढ़ना या फिर किसी भी स्ट्रेट पाथ पर आगे बढ़ना या फिर किसी आर्बिट्ररी पाथ पर आगे बढ़ना, सिर्फ आगे बढ़ना विदाउट चेंजिंग ओरिएंटेशन, लीनियर मोशन। ओके, अगर मान लीजिए कल को मार्कर यहां था और मार्कर कल को यहां हो जाए, कल को यहां हो जाए इस तरह से, तो पाथ तो आर्बिट्ररी है ही, साथ में मार्कर का ओरिएंटेशन भी तो बदल गया। पहले ऊपर पॉइंट कर रहा था, अब इधर पॉइंट कर रहा है, इधर पॉइंट कर रहा है। तो ये कभी भी है ना लीनियर मोशन नहीं होने वाला है। ये आपका लीनियर मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट कैटेगरी है आपका, सेकंड कैटेगरी है सर्कुलर मोशन का। क्या चाहिए सर्कुलर मोशन? देखिए ध्यान से, यहां पर याद रखिएगा जितने भी मोशन के आपको टाइप्स मिल रहे हैं ना 11th क्लास में, वो हर टाइप का एक चैप्टर मिलने वाला है। अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन का तो वो भी एक चैप्टर मिलेगा, अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन का तो उस पर भी आपको एक चैप्टर मिलेगा। हर टाइप पर एक चैप्टर पूरा पढ़ना है। ठीक है, चलिए बताइए व्हाट इज सर्कुलर मोशन, क्या क्या कहता है? मान लीजिए कह रहा है कि यहां पर कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस जहां से मोशन ऑब्जर्व हो रहा है किसी बॉडी का, राइट और रॉन्ग, और देखिए ध्यान से यहां से कोई पार्टिकल इस स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। ठीक, तो आप देखिएगा इस पार्टिकल जब स्ट्रेट पाथ पे चलेगा तो क्या होगा, इस पार्टिकल का इस गिवन फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस अभी ज्यादा है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद देखिएगा तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, और कम हो गया, आसान में, फिर डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ने लगा, फिर डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ने लगा। देख रहे हैं, तो यहां पर ये पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि किसी गिवन फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है। हम आपको कहें कि नहीं ऐसे मोशन में विचार मत करो, एक ऐसे मोशन को विचार में लाओ, ऐसे मोशन में विचार करो जिसमें पार्टिकल इस तरह से मूव करे कि किसी गिवन पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा बराबर रहे। तो आप सोच के देखो, ये वाला डिस्टेंस अगर मेंटेन रखना चाहते हैं आप, तो पार्टिकल को इस रास्ते पर अगर गया तो ये डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा ना। तो इस डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए पार्टिकल को डेफिनेटली इस रास्ते को छोड़कर इस रास्ते पे आना पड़ेगा, तब ना जाके ये वाला डिस्टेंस हमेशा इतना मेंटेन रहेगा। फिर पार्टिकल अगर इधर चला जाए तो फिर ये डिस्टेंस मेंटेन नहीं रहेगा, तो फिर पार्टिकल को ये सीधा वाला रास्ता छोड़ करके उसको इधर घूमना पड़ेगा, तब ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। मतलब पार्टिकल को कुछ ऐसा करना होगा जिसमें कुछ इस तरह से पाथ फॉलो हो, हाँ कि नहीं, तभी उसका ये डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हर पॉइंट पर उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा ताकि ये डिस्टेंस को मेंटेन रख सके, तभी आप ऐसा मोशन इमेजिन कर सकते हैं, है ना। तो वैसा देखिए ना, इसमें क्या हुआ, इस मोशन में क्या हुआ, जो पाथ फॉलो हुआ क्या हुआ, सर्कुलर हो गया, है ना। इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। सो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन कहता है कि मोशन परफॉर्म्ड बाय एनी पॉइंट इन सच अ वे दैट कि उसका किसी गिवन फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो किसी भी बॉडी द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला ऐसा मोशन क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। जो पाथ फॉलो होगा इस मोशन के दौरान वो कहलाता है क्या, ये सर्कुलर पाथ। जो गिवन फिक्स पॉइंट के अराउंड जो मोशन परफॉर्म हो रहा है, इस गिवन पॉइंट को कहते हैं, यस क्या चीज,
सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ओके, और जिस फिक्स डिस्टेंस पर ये मोशन परफॉर्म हो रहा है, दैट फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, एंड दिस होल टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड क्या चीज, सर्कुलर मोशन। ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला ऐसा मोशन जिसमें गिवन फिक्स पॉइंट्स उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, दिस मोशन इज योर सर्कुलर मोशन, राइट। इस पर भी एक चैप्टर होगा। और साथ में याद रखिएगा, सर्कुलर मोशन हमेशा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन किया जाता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए सर्कुलर मोशन डिफाइंड नहीं होता है, हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन आप इसको नोट करिए, फिर हम आपके लिए रोटेशनल मोशन लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए हम अगला टाइप ऑफ मोशन लिए हैं, कह रहा है रोटेशनल मोशन। क्या कह रहा है इसके बारे में सुनिए ध्यान से। कहता है मोशन परफॉर्म बाय एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला वो मोशन जिसमें बॉडी पे प्रेजेंट सारे के सारे पॉइंट, एवरी पॉइंट प्रेजेंट ऑन द बॉडी मस्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, सारा का सारा पॉइंट उस बॉडी पर सर्कुलर मोशन कर रहा हो और सभी सर्कल का सेंटर बिल्कुल एक कॉमन एक्सिस पर लाई कर रहा हो, तो ऐसा मोशन हमारे लिए रोटेशनल मोशन कहलाता है। उदाहरण के स्वरूप देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है और ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो क्या होगा, इस पर ये पॉइंट डेफिनेटली क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ये पॉइंट के बारे में विचार कीजिए तो ये भी क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन। ये इस पॉइंट के बारे में तो ये भी एक छोटे सर्कल में घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे छोटे सर्कल में, है ना। आप देखिए ना, अगर ये अर्थ है, ये ऐसे रोटेट करे तो ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, ये वाला पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है। फिर ये वाला पॉइंट छोटे सर्कल में घूम रहा है, यस और नो, ये छोटा सर्कल, ये बड़ा सर्कल, फिर ये नीचे छोटा सर्कल, और सभी सर्कल का सेंटर इस कॉमन एक्सिस पर है ना। तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है, रोटेशनल मोशन। और वो इमेजिनरी एक्सिस है ना, और ये वाला जो इमेजिनरी एक्सिस है जिस पर सारे सर्कल के सेंटर लाई कर रहे हैं, इस एक्सिस को कहा जाता है क्या चीज, एक्सिस ऑफ क्या, रोटेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लट्टू घूम रहा है, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से लट्टू रोटेट कर रहा है इस वाले वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे, तो इस पर भी प्रेजेंट सारे पॉइंट क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। यहाँ जो पॉइंट है वो भी क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन। यहाँ पॉइंट वो भी सर्कुलर मोशन, और सभी सर्कल का सेंटर उस कॉमन एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए फैन के बारे में क्या ख्याल है। ये आपका फैन है, ये एक डायना हो गया, ये एक डायना हो गया, और एक डायना पीछे की तरफ इस तरह से, और ये इस वाले सीलिंग से ऐसे लटक के ऐसे घूम रहा है। तो देखो ध्यान से, इस डायना का ये पॉइंट पे विचार करो तो ये भी क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। डायना का इस पॉइंट पे विचार करो, ये भी क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन। डायना का इस पॉइंट पे विचार करो, ये भी क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन। सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। इस पर पॉइंट विचार करो तो ये भी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। और इन सभी सर्कल का, फॉर एग्जाम्पल फैन घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो जो नीचे का पॉइंट होगा वो छोटा सर्कल में, जो बिल्कुल किनारे का पॉइंट होगा बड़े सर्कल में घूम रहा है, तो एक बड़ा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और सब सर्कल का सेंटर उस कॉमन एक्सिस पर है। ये भी किसका उदाहरण है, आपका रोटेशनल मोशन का। घड़ी के अंदर देखते हैं आप, है ना, कोई निडल घूम रहा है इस तरह से घड़ी के अंदर, तो ये निडल ऐसे घूम रहा है, तो थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर यहाँ होगा, तो ये पॉइंट यहाँ गया, ये यहाँ गया, यहाँ गया, तो ये इस सर्कल में घूम रहा है। ये पॉइंट में विचार करो तो ये पॉइंट यहाँ चला गया, ये पॉइंट यहाँ चला गया, ये पॉइंट यहाँ चला गया, तो ये भी क्या हो रहा है, तो इसमें सब पॉइंट क्या कर रहे हैं, सब का सब पॉइंट सर्कल में घूम रहा है और सभी सर्कल का सेंटर इस वाले कॉमन एक्सिस पर लाई कर रहा है। ओके, तो घड़ी के अंदर में जो निडल है वो निडल भी क्या मोशन परफॉर्म कर रहा है, यस, इस तरह का मोशन क्या करता है, रोटेशनल मोशन कहलाएगा। और चूंकि बॉडी का हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, बॉडी का हर एक पॉइंट कॉमन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं पूरा बॉडी ही कॉमन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। हम कहते हैं कि जब कोई बॉडी किसी कॉमन एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो उसको हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। काहे बॉडी कहते हैं, क्योंकि उसका हर एक पॉइंट रोटेट कर रहा है किसी कॉमन एक्सिस के। अगर वो एक्सिस कॉमन नहीं है, सर्कुलर मोशन हो रहा हो बॉडी का बट एक्सिस कॉमन नहीं हो, तो वो रोटेशनल मोशन बिल्कुल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है रोटेशनल मोशन के। ध्यान दीजिए, इसमें जो ये जो लिखा हुआ ना बात, लाइज ऑन कॉमन एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस इंपॉर्टेंट वर्ड को अगर आप छोड़े तो हो सकता है आपको ट्रांसलेटरी मोशन रोटेटरी मोशन दिखाई देने लगे, रोटेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन दिखाई देने लगे। ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम समझाते हैं इस कॉमन एक्सिस पर लाई करने का क्या मतलब होता है। देखिए ध्यान से, यहां हम एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये हमारा मार्कर है, ठीक, और ये आपकी तरफ, यहां से आपकी तरफ पॉइंटिंग एक एक्सिस है। देखिए तो ये मार्कर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। ओके, इसका सारा का सारा पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हम आपसे कहेंगे क्या ये
ये मार्कर देखिए इधर से गया, इधर से पूरा आया इस तरह से, ऐसे हम कह रहे हैं क्या ये मार्कर है ना इस वाले एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर, पूरा रोटेट कर रहा है, पूरा रोटेट कर रहा है। तो क्या इस वाले एक्सिस के अबाउट ये रोटेटरी मोशन कर रहा है? तो आपको लगेगा हाँ सर ये रोटेटरी मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। लेकिन आपको बता दें यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि बॉडी प्रेजेंट सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है। देखिए बॉडी जो चल रहा है ना विदाउट चेंजिंग ओरिएंटेशन चल रहा है। आप ध्यान नहीं दिए, बॉडी चल तो रहा है लेकिन इसका ओरिएंटेशन कभी भी नहीं बदल रहा है, विदाउट चेंजिंग ओरिएंटेशन चल रहा है। देख रहे हैं है ना, निश्चित ही ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, रोटेटरी नहीं कर रहा है। और देखिए ये कैसे रोटेशन के डिफिनीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो हम समझाते हैं अभी। मान लीजिए आपके पास ये मार्कर था, ठीक है, लेट मी हैव रेड मार्कर। ये मान लीजिए मार्कर है ना, और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे निश्चित। हम उस सर्कल के ट्रैजेक्टरी को ड्रॉ करना चाहते हैं, कौन सा सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक तरकीब लगाते हैं, हम अपना मार्कर इस तरह से खोल लेते हैं, दोनों मार्कर को, और समझ लीजिए ये मार्कर का ये टॉप पॉइंट है, ये बॉटम पॉइंट है, और इस मार्कर को ऐसे घुमाते हैं और देखते हैं इसका सर्कल कैसा है। तो ये पॉइंट जो होगा वो इस पॉइंट के सर्कुलर को सर्कुलर ट्रैक को दिखाएगा, और ये पॉइंट इस वाले पॉइंट के सर्कुलर ट्रैक को दिखाएगा, ठीक है। बस ट्रैक को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, देखिए तो। और ये ना विदाउट चेंजिंग ओरिएंटेशन घूम रहा है, मतलब ये कभी भी ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, हमेशा ऐसे घूम रहा है। घुमाइए इसको एक बार ऐसे, और घुमा के देखिए, ये देखिए ये क्या हुआ, मार्कर बिल्कुल सीधा है और ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो मार्कर का टॉप पॉइंट इस सर्कल में घूम रहा है, बॉटम पॉइंट इस सर्कल में घूम रहा है। क्या दोनों सर्कल का सेंटर सेम ही है? इस सर्कल का सेंटर देखे तो कहीं यहाँ है और उसका एक्सिस कहाँ होगा, यहाँ पर। और इस सर्कल का सेंटर देखिए तो कहीं यहाँ है और उसका एक्सिस कहाँ होगा, यहाँ पर। तो क्या ये दोनों सर्कल का सेंटर एक ही एक्सिस पर लाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं। ये पॉइंट भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, वेरी गुड। देखिए ये मार्कर यहाँ है, थोड़ा देर के बाद ये मार्कर कहाँ पहुंच जाएगा, ये मार्कर यहाँ पहुंच जाएगा ऐसे, थोड़ी देर बाद मार्कर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा ऐसे, पॉइंटिंग अपवर्ड। फिर ये मार्कर थोड़ा देर में यहाँ पहुंच जाएगा ऐसे, फिर ये मार्कर यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ये मार्कर यहाँ पहुंच जाएगा, फिर मार्कर यहाँ पहुंच जाएगा। देख रहे हैं मार्कर ऐसे घूम रहा है, देखिए ऐसे, दिखाई दे रहा आपको। तो इसका हर एक पॉइंट, ये पॉइंट विचार करें तो ये इस सर्कल में घूम रहा होगा, इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा। तो देखिए तो इसका एक्सिस कुछ और हो गया, इसका एक्सिस कुछ और हो गया, इसका एक्सिस कुछ और हो गया। मतलब फिलहाल जो मार्कर इस तरह से जब घूम रहा था तो इसके हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, निश्चित कर रहा है, लेकिन उन सभी सर्कलों का सेंटर किसी एक्सिस, कॉमन एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो रोटेटरी मोशन है ना, ये रोटेटरी मोशन नहीं है बल्कि ट्रांसलेटरी मोशन है। ये रोटेशन के डिफरेंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और आप गौर से देखें तो आपको लगेगा कि यस ये तो अबाउट तो घूम तो रहा था, लेकिन ये जो मार्कर है देख रहे हैं बिना ओरिएंटेशन चेंज किए घूम रहा है। असल में किसका उदाहरण है? असल में ये ट्रांसलेटरी मोशन का उदाहरण है, और गलती से आप इसको रोटेटरी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि एक्सिस के आउट घूम रहा है। यस और नो? ये रोटेटरी मोशन नहीं है, ये क्या है? यस, बेस्ट एग्जांपल ऑफ कर्वीलिनियर मोशन। ये रोटेटरी नहीं है। रोटेटरी में क्या होना चाहिए? सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने चाहिए, हर पॉइंट सर्कुलर मोशन, और सभी सर्कल का सेंटर कॉमन एक्सिस पर लाई करना चाहिए। ये दोनों बातें निश्चित होनी चाहिए, तभी वो रोटेशनल मोशन कहलाता है, नहीं तो वो कुछ और मोशन हो जाएगा। ठीक है, अब सोचिए अगर ये आपका एक्सिस है और ये मार्कर ऐसे नहीं घूम करके ऐसे घुमा होता, ये इस तरह से ऐसे, यस घड़ी की सुई की तरह इस तरह से, तो देखिए तो ये टॉप पॉइंट भी, ये एक्सिस है आपका, ये टॉप पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये वाला पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर। तो देखिए तो इस एक्सिस के अबाउट एक छोटा सर्कल, फिर एक बड़ा सर्कल, फिर एक बड़ा सर्कल, फिर एक बड़ा सर्कल, ऐसा देखो तो ऐसे ऐसे। तो इसका सब पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है? यस, बिल्कुल कर रहा है। क्या सभी सर्कुलर सेंटर एक कॉमन एक्सिस पर है? तो हम कहेंगे बिल्कुल है। तो ये कहलाएगा रोटेशनल मोशन, ये रोटेटरी हुआ। लेकिन ये रोटेटरी नहीं, ये कर्वीलिनियर है। सो है ना, ध्यान रखना है इस चीज का। अब देखो ध्यान से, अगर ये मार्कर ऐसे घूमता, सोच के देखिए, अगर ये मार्कर ऐसे घूमता कोई इस तरह करके, तो इसका पाथ कैसे बनता? देखिए तो इसका पाथ ऐसा बनता कि इस तरह से, मार्कर पहले यहां होता, फिर मार्कर यहां होता, फिर मार्कर यहां होता। देख रहे हैं इसका हर एक पॉइंट क्या कर रहा है? इस पॉइंट विचार करिए, ये भी सर्कुलर मोशन, ये भी सर्कुलर मोशन, सब सर्कल का सेंटर कहाँ है? किसी कॉमन एक्सिस पर है, जो घड़ी का सुई से ना घूमता है इस तरह से, ठक 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 ठक,
तो ये कहलाएगा आप कैसे रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन के डिफिनीशन में ये बात का ध्यान रखना है कि सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन करने चाहिए और निश्चित सबसे इंपॉर्टेंट सारा का सारा सर्कल का सेंटर कॉमन एक्सिस पर होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा रोटेशनल मोशन। नहीं तो आप गलती से ट्रांसलेशनल को है ना रोटेशनल समझ लेंगे, राइट। दिस इज अबाउट रोटेशनल मोशन, इसको ध्यान रखना है। अगला है पीरियोडिक मोशन, आप जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपका अगला टाइप ऑफ मोशन है पीरियोडिक मोशन। क्या कह रहा है पीरियोडिक मोशन के बारे में, सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई पार्टिकल है ना या फिर कोई भी बॉडी इस तरह से मोशन परफॉर्म करे कि वो अपने मोशन को रिपीट करता है किसी पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, किसी खास टाइम ऑफ इंटरवल के बाद, तो ऐसा मोशन कहलाता है हमारे लिए पीरियोडिक मोशन। उदाहरण के स्वरूप आप देख लीजिए, अर्थ जो हमारा सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो किसी खास टाइम इंटरवल में अपने एक चक्कर लगा रहा है, पूरे एक साल में एक बार परफॉर्म हो रहा है, फिर अगले साल में फिर दोबारा उस मोशन को परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा पीरियोडिक मोशन। ठीक है, उसी तरह से अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, वो भी 24 घंटे के बाद फिर से दोबारा अपना एक चक्कर लगा रहा है, फिर 24 के बाद फिर एक चक्कर लगा रहा है, मतलब हर 24 घंटे के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, क्या कहलाएगा पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल घड़ी का सुई है, अगर उसका बैटरी ठीक ठाक है, चल रहा है ठीक से, तो आप देखिए ध्यान से, वो भी क्या कर रहा है, एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद एक चक्कर लगा रहा है। 1 मिनट के बाद आपका सेकेंड वाला सुई जो होता है ना, सेकेंड हैंड, वो 1 मिनट के बाद पूरा एक चक्कर लगा रहा है, फिर अगले मिनट में फिर एक चक्कर, मतलब हर 1 मिनट में वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं, ऐसे मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं। ठीक है, अब एक पीरियोडिक मोशन लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, रोटेटरी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ रोटेट कर रहा है एक्सिस पर, तो वो भी क्या है, पीरियोडिक है। कोई पार्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहा है किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल, फिर रिपीट किया, फिर रोटेट किया, फिर रोटेट किया सर्कल में, ठीक है, तो वहां सर्कुलर मोशन भी किसका उदाहरण हो सकता है, बिल्कुल पीरियोडिक मोशन का उदाहरण हो सकता है। एक ट्रांसलेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन का उदाहरण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर एक बॉब है यहाँ लटका हुआ इस तरह से, ठीक है, अगर ये बॉब डायमेंशनल है तो डेफिनेटली ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो ये बॉब एक स्ट्रीम पर गया, ठीक है, फिर यहाँ से इस दूसरे एक्सट्रीम तक गया, है ना, तो ये बॉब का जो मोशन हो रहा है ये भी क्या है, एक तरह से पीरियोडिक मोशन ही है। ट्रांसलेटरी मोशन देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए मार्कर आगे गया पीछे गया, आगे गया पीछे, ऐसे ऐसे कर रहा है इस तरह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाइक के अंदर जो पिस्टन मूव करता है ऐसे 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 किसी खास पार्टिकुलर एक्सेलरेशन पर, वो एकदम बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से आगे पीछे कर रहा है, तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, यस, और वो भी क्या है, एक तरह से पीरियोडिक मोशन का उदाहरण है। तो पीरियोडिक मोशन कोई भी हो सकता है, रोटेटरी भी पीरियोडिक हो सकता है, सर्कुलर भी पीरियोडिक हो सकता है, ट्रांसलेटरी मोशन भी पीरियोडिक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये ऐसा पीरियोडिक मोशन है इसमें पूरा कंप्लीट साइकिल तो कंप्लीट नहीं हो रहा, पूरा चक्कर तो नहीं लगा रहा है, बट किसी मीन पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, हाँ, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहते हैं ऐसे मोशन को हम लोग, ऑसिलेटरी में। तो ऑसिलेटरी मोशन भी क्या हुआ, पीरियोडिक मोशन का ही एक टाइप हुआ, जिसमें पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे पीछे करता है, कंप्लीट साइकिल नहीं लगाता है, आगे पीछे करता है, ठीक है, ऐसा ऑसिलेटरी मोशन। अब देखिए इस ऑसिलेशन का ये इतना बड़ा एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड को छोटा कर दिया एम्पलीट्यूड, ठीक है, और देखिए तो टाइम पीरियड भी घट गया, पहले टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में। अब क्या हो रहा है, साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है, यस और नो, राइट, फटाफट, तो टाइम पीरियड भी घट गया, एम्पलीट्यूड भी घट गया, देख रहे हैं। तो ऐसा मोशन देखिए, टाइम पीरियड भी घट गया, एम्पलीट्यूड भी घट गया, ऐसा मोशन क्या कहलाता है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स आपके वाइब्रेट करते हैं, तो घूम करते उसमें क्या होता है, मोबाइल आपका सेक करता है बहुत जल्दी। क्या देखिए कभी मोबाइल इतना सेक करते हुए, नहीं, इतना तेजी से वाइब्रेट नहीं करता है, वो बिल्कुल हल्का सा माइन्यूटली वाइब्रेट करता होगा, इस तरह से बहुत छोटे से एम्पलीट्यूड में हिलता होगा और बहुत फटाफट हिलता होगा। तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है हमारे लिए, वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या हुआ, ऑसिलेटरी मोशन में एम्पलीट्यूड बहुत छोटा हो जाए और टाइम पीरियड बहुत कम हो जाए ताकि फटाफट ऑसिलेशन हो सके, तो फटाफट ऑसिलेशन तो हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन है भैया वो, है ना। तो इस तरह से आपके टाइप्स ऑफ मोशन है। ये जो टाइप ऑफ मोशन है ये किस तरह का पाथ फॉलो हुआ नेचर के हिसाब से, उसी तरह से हम लोग टाइप ऑफ मोशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन भी देखते हैं। डायमेंशन के आधार पर मोशन कितने तरह के होते हैं, ठीक है, ये तो आपका नेचर के आधार पर था। डायमेंशन के आधार पर मोशन होते हैं 3 तरह के, वही 1 डायमेंशनल, ओके, 2 डायमेंशनल मोशन, और तीसरा होता है इसमें वही तो जानते ही आप, होशियार तो हैं, 3 डायमेंशनल मोशन।
वन डायमेंशनल मोशन का मतलब हुआ कि पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रहा है, ये वन डायमेंशनल मोशन होता है। या तो वाई एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल करे, या फिर सिर्फ एक्स एक्सिस के, या फिर सिर्फ जेड एक्सिस पर। ऐसा नहीं करना है पार्टिकल इधर ट्रैवल कर रहा है कहीं, तो ये थोड़ा सा एक्स एक्सिस में भी बढ़ रहा है, थोड़ा वाई एक्सिस में बढ़ रहा है, ऐसा नहीं करना है। पार्टिकल सिर्फ क्या करना चाहिए, सिर्फ एक ही किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, डायरेक्शन चेंज करते हुए ना बढ़े। ओके, तो ऐसा मोशन कहलाता है वन डायमेंशनल मोशन। अगर एक्स के लॉन्ग है तो एक्स के लॉन्ग चले, ये भी वन डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल इधर ऐसे बिल्कुल ऐसे बात चेंज ना करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर निकले, तो ये क्या कहलाएगा, निश्चित है आपका वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। ठीक है, अगला है टू डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो देख रहे क्या हो रहा है, पार्टिकल अभी इधर है, इसमें मान पार्टिकल का यहाँ पर है, तो इसके पास दो वेलोसिटी होगा, एक आगे भी जा रहा होगा थोड़ा बहुत, और एक थोड़ा बहुत ऊपर भी उठ रहा होगा, तो दो डायमेंशन में मोशन हो रहा है, इधर भी मोशन हो रहा है, इधर भी मूवमेंट हो रहा है, तो ये मोशन क्या कहलाएगा, टू डायमेंशनल मोशन। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी पार्टिकल को ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करते हैं, तो थोड़ा दूर के बाद जाके गिर जाता है आगे जाकर के, इसको हम लोग कहने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में देख रहे हैं, इसमें पार्टिकल ऊपर भी उठ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। यस, तो यही मोशन क्या कहलाएगा, मोशन इन टू डायमेंशन। इस मोशन इन टू डायमेंशन को हम लोग मोशन इन प्लेन भी कहते हैं बाबू। ओके, मोशन इन प्लेन का मतलब क्या हुआ, टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन या फिर इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर कोई भी कर्वी लिनियर मोशन आप देख लीजिए, सब क्या कहलाता है, टू डायमेंशनल मोशन कहलाता है। राइट और रॉन्ग, ये सब डिस्कस होने वाला है। तो काइनेमेटिक्स के अंदर में इस पर बातें होंगी, थ्री डायमेंशन पर भी बातें होंगी, बट बहुत कम होगा थोड़ा सा। थ्री डायमेंशन मोशन में क्या उदाहरण हो सकता है, जो तीनों डायमेंशन में है। तीनों डायमेंशन में मतलब वो एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, सब में मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर गैस का पार्टिकल है, छोटा सा गैस का मॉलिक्यूल है, तो गैस का मॉलिक्यूल कहीं भी मूव कर रहा है, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह मूव कर रहा है, तो वो किसका उदाहरण होगा हमारे लिए थ्री डायमेंशनल मोशन का। तो ऐसे मोशन हमको कम मिलेंगे, ज्यादातर हमको वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो जब हमारा अपना काइनेमेटिक्स का जब शुरू होगा, आज क्लास में इतना ही रहते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बातें करेंगे, है ना, जो बेसिक पैरामीटर्स हैं मोशन के उसके ऊपर, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आज क्लास में हम इतना ही रहते हैं, तब तक आप देखते रहिए ऐसे की वीडियोस। धन्यवाद।